हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मैं अंकुर शुक्ला समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे दोस्त हैं सारे लोगों को जैसा आपकी पता है कि समसामयिक घटना चक्र के द्वारा आपकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक जिसका नाम है प्रतिदृष्टि 2022, ये पुस्तक आपकी लॉन्च हो चुकी है और इस पुस्तक पर आधारित सारे आपके वीडियो लेक्चर श्रृंखला इसी प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध होंगे, जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, विधिक, उसके अलावा आपका खेल, संक्षिप्तकियां, साथ ही साथ बिहार स्पेशल के बारे में सारी चीज़ों का उल्लेख आपको इस पुस्तक में मिलेगा। पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर, जैसा कि आप जानते हैं कई सारे शिक्षण संस्थानों के द्वारा वीडियो यूट्यूब चैनल्स पर आपको जो है यहाँ पर एक प्रकार से वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पीडीएफ के द्वारा आपको सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आपको दी जाती हैं ये आपके लिए विजिबल नहीं होती हैं। इसीलिए समसामयिक घटना चक्र के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें पीपीटी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको इन सारी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। और साथ ही साथ ये जो आपकी पुस्तक है प्रतिदृष्टि 2022, इसे आप समसामयिक घटना चक्र के ऐप पर भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, वहां से परचेज कर सकते हैं और मार्केट में भी आपकी जो किताब है उपलब्ध हो चुकी है। ठीक है, तो जितने भी हमारे दोस्त साथ में जुड़े हुए हैं, आज के सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। तो आज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखते हैं सबसे पहला हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कौन सा है, तो भारत और मालदीव के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। कौन सा? भारत और मालदीव के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। ठीक है, चलिए भारत और मालदीव में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर अभी हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति जिनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, ये 1 से 4 अगस्त 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। उसके अलावा भारत जर्मनी का संबंध की बात करें तो जर्मनी के बीच आपका जो भारत अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिन की आपकी यूरोप यात्रा हुई थी, उसी बीच में भारत जर्मनी संबंध स्थापित हुए थे। या एक प्रकार से भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो जर्मनी गए थे अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए, जिसमें इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने 3 देशों कौन कौन से, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा किया था। यानी इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 से 4 मई के बीच में 3 देशों की यात्राएं की गई थी। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा किया गया था, जिसमें जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के साथ साथ आईजीसी के पूर्ण सत्र की इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री ने सह अध्यक्षता भी की थी। उसके अलावा आईजीसी क्या है, तो एक विशिष्ट द्विवार्षिक प्रारूप है जिसे भारत केवल जर्मनी के साथ ही आयोजित करता है। ये हर 2 वर्ष पे होने वाला एक प्रारूप है जिसे भारत जर्मनी दोनों मिलकर के इसको आयोजित करते हैं। और आईजीसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं चांसलर सोल्ज के मध्य में हरित एवं सतत विकास साझेदारी यानी ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप की स्थापना के साथ संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। सतत विकास साझेदारी और हरित, ये आपके एक प्रकार से ग्रीनरी के लिए भारत और जर्मनी के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। दोनों देशों के द्वारा हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स के सृजन का भी निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि 2021 में भारत और जर्मनी के मध्य में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कौन से देश के बीच में? तो भारत और जर्मनी के बीच में राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और 70 वर्षों के बाद 2022 में ये आपका कई सारे समझौते हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री की 3 दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान। नेक्स्ट हमारा है भारत और डेनमार्क। 3 से 4 मई 2022 के बीच ये डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे थे। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे। वहां पर ये भारत के प्रधानमंत्री की डेनमार्क की पहली यात्रा है। और आपको याद होगा इसके पहले डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री हैं, एक प्रकार से वहां की जो हेड है मेटे फ्रेडरिक्सन, पहले भी भारत की यात्रा वो कर चुकी हैं। ठीक है, इस यात्रा के दौरान इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जो भारत में हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण में योगदान देगा। साथ ही साथ 4 मई 2022 को कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, यह आपका दूसरा शिखर सम्मेलन था, याद रखिएगा, सेकेंड,
सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट में भी भागीदारी की थी, प्रतिभाग किया था। और इस शिखर सम्मेलन में नॉर्डिक में यानी आपके कई सारे देश शामिल होते हैं, जिनमें नॉर्डिक में आपके डेनमार्क के प्रधानमंत्री के अतिरिक्त आइसलैंड के प्रधानमंत्री कैटरिन जैकब्स डॉटर, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर, स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलिना एंडरसन और फिनलैंड की प्रधानमंत्री शना मारिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो इस समय अपने अपने देशों में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं, एक महिला के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। उसके अलावा इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो डेनमार्क के द्वारा इस भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दूसरे सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। याद रखिएगा कि ये भारत का जो और नॉर्डिक का पहला शिखर सम्मेलन था, ये 2018 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। यानी इसकी अध्यक्षता मेजबानी स्वीडन के द्वारा की गई थी, पहला 2018 में। नेक्स्ट हमारा है भारत और फ्रांस के बीच में आपके अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है भारत और फ्रांस के बीच में। अभी हाल ही में 4 मई को उसी यात्रा के दौरान, जैसा आपने देखा 2 से 4 मई प्रधानमंत्री जी जो है यूरोप की यात्रा पर थे और इसी यात्रा के दौरान वो फ्रांस गए थे। भारत और फ्रांस के बीच में याद रखिएगा 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का दौरा किया, पेरिस पहुंचे और पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी एवं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के मध्य में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता संपन्न हुई। और साथ ही साथ पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में कौन से देश को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो भारत को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है भारत मॉरिशस का अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये 17 से 24 अप्रैल 2022 के मध्य में मॉरिशस के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ये भारत की आधिकारिक यात्रा इनकी संपन्न हुई है, जिसमें 19 अप्रैल को मॉरिशस के प्रधानमंत्री WHO के जो महानिदेशक हैं, कौन है? टेड्रोस घेब्रेयेसस की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर गुजरात में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि जामनगर गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी है। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी गई है। इसमें कौन कौन शामिल था, अतिथि कौन थे? तो एक प्रकार से इसमें अतिथि के रूप में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, साथ ही साथ यहाँ पर WHO के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस इसमें शामिल थे। और आपका जो है GCTM जो है विश्व भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र होगा और यह जो केंद्र है आयुष मंत्रालय के अधीन स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रथम वैश्विक आयुष निवेश एवं नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 के उद्घाटन सत्र में भी उपस्थित रहे हैं। और यह जो आपका उद्घाटन शिखर सम्मेलन है, ये 20 से 22 अप्रैल के मध्य में महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में ये संपन्न हुआ था शिखर सम्मेलन। साथ ही साथ गुजरात एवं नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा ये वाराणसी के दौरे पर भी गए थे, यानी वाराणसी की भी यात्रा किया था। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी हाल ही में कौन से देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा मॉरिशस की यात्रा की, आपके वाराणसी की यात्रा की गई है? तो याद रखिएगा ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारत यूनाइटेड किंगडम। भारत यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। अभी हाल ही में आपको पता है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, ठीक है। तो 21 से 22 अप्रैल को भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। और ये उनकी यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी। इसके पहले उन्हें भारत के गणतंत्र दिवस में बुलाया गया था, लेकिन कोविड के कारण वो आने में असमर्थ रहे थे। इस बार ये भारत में पहली उनकी यात्रा है, याद रखिएगा। और यह यात्रा एक ऐसे समय पर आयोजित हुई है जब दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 75वीं वर्षगांठ का मतलब है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तभी से दोनों के बीच में संबंध स्थापित हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इस प्रकार से जिस प्रकार भारत के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं स्वतंत्रता मनाने के, उसी प्रकार से 75वीं वर्षगांठ भी भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में सेलिब्रेट की जा रही है। नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने से पहले श्री जॉनसन ने 21 अप्रैल 2022 को गुजरात से अपनी यात्रा शुरुआत की थी।
कहाँ से? गुजरात से अपनी यात्रा शुरू की। दोनों देशों के द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य यानी ज्वाइंट स्टेटमेंट के अतिरिक्त साइबर सहयोग पर एक पृथक वक्तव्य भी जारी किया गया है। उसके अलावा इस यात्रा के दौरान और कौन से आपके मेमोरेंडम पर साइन हुए हैं? तो भारत यूनाइटेड किंगडम वैश्विक नवाचार भागीदारी के कार्यान्वयन पर, उसके अलावा ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप पर सहयोग पर यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है कि रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए यूनाइटेड किंगडम भारत हेतु OGEL यानी ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी करेगा और यह भारत प्रशांत में पहला ब्रिटिश आपका ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस होगा। भारत प्रशांत क्षेत्र में पहला, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके अलावा भारत एवं यूनाइटेड किंगडम वहनीय हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए वर्चुअल हाइड्रोजन साइंस एंड इनोवेशन हब लॉन्च करेंगे। कौन सा? हाइड्रोजन साइंस एंड इनोवेशन हब ये लॉन्च किया जाएगा भारत और यूनाइटेड किंगडम के संयुक्त उद्यम के माध्यम से। अगली भारत की जो यात्रा है, भारत और संबंध जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो है भारत और नीदरलैंड के। किसके? भारत और नीदरलैंड के संबंधों के बारे में। अभी हाल ही में हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, इसके पहले जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जो हैं वो नीदरलैंड की यात्रा पर गए थे। और यहाँ पर यह भी खास बात है कि पिछले 34 वर्षों के इतिहास में किसी भारत के राष्ट्रपति की पहली नीदरलैंड की यात्रा थी। तो नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा रानी मैक्सिमा के निमंत्रण पर हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 से 7 अप्रैल के बीच में नीदरलैंड की राजकीय यात्रा यहाँ पर की थी। और ये पिछले 34 वर्षों में किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की पहली नीदरलैंड की यात्रा थी। आपको पता है इस समय तो हमारे देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बन चुकी हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है उड़ीसा से, याद रखिएगा, उड़ीसा से इनका संबंध है। जनजाति से संबंधित पहली महिला राष्ट्रपति हैं। उल्लेखनीय है यह जो आपका है वर्ष 2022 के दौरान भारत एवं नीदरलैंड अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और यात्रा के दौरान भारतीय राष्ट्रपति ने एम्स्टर्डम जो उसकी कैपिटल है नीदरलैंड की, वहां पर स्थित केकनहोफ ट्यूलिप गार्डन में पीले ट्यूलिप की एक नई प्रजाति को मैत्री नाम दिया है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी हाल ही में जो है तत्कालीन राष्ट्रपति आपके रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कौन से देश में एक पीले ट्यूलिप की एक प्रजाति को मैत्री नाम दिया गया है? तो आपके नीदरलैंड में। ठीक है। अगला संबंध है भारत और तुर्कमेनिस्तान की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के किसी राष्ट्रपति की पहली आधिकारिक यात्रा थी तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने जो है तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सेरदार गुरम्बा गुलियेविच के एक प्रकार से इनके निमंत्रण पर हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी 1 से 4 अप्रैल के बीच में तुर्कमेनिस्तान की इन्होंने राजकीय यात्रा की है। और यह जो है किसी भारतीय राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की पहली यात्रा रही है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत तुर्कमेनिस्तान स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। अगला हमारा है भारत नेपाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत नेपाल क्योंकि हमारा पड़ोसी देश भी है, साथ ही साथ कई सारे समझौते भी नेपाल के साथ में हुए हैं भारत के। 1 से 3 अप्रैल 2022 के मध्य में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के इन्होंने भारत की आधिकारिक यात्रा की है जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और यह जो यात्रा है इसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से 90 किलोमीटर लंबी 132 केवी की डबल सर्किट सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का भी उद्घाटन किया है। और दोनों देशों के मध्य में पहले ब्रॉडगेज पैसेंजर रेलवे लिंक का भी उद्घाटन किया गया है। ये सारे कई सारे आपके समझौते हुए हैं भारत और नेपाल के बीच में, इसको याद रखिएगा, नोट करते चलिएगा। साथ ही साथ ये जो आपका रेल लिंक है ये जयनगर जो आपका बिहार में पड़ता है मधुबनी में, उसके अलावा नेपाल के कुर्धा तक ये आपको जोड़ता है। लगभग 34.9 किलोमीटर का है रेल लिंक, याद रखिएगा 34.9 किलोमीटर का ये आपका 34.9 किलोमीटर का ये आपका लंबा जयनगर कुर्था रेलखंड जो है जयनगर बिजलपुरा बर्दीवास रेल परियोजना जो आपकी 68.72 किलोमीटर का एक हिस्सा है
जो पूर्णतः भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। इसी के साथ नेपाल में रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि अभी हाल ही में कौन से देश के द्वारा रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है, तो नेपाल के द्वारा। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसमें आपका हस्ताक्षर करने वाला आईएसए में नेपाल 105वां देश बन चुका है। 105वां देश बन गया है कौन सा? नेपाल, जिसने 1 अप्रैल को हस्ताक्षर किया है और 3 अप्रैल को नेपाल के प्रधानमंत्री ने वाराणसी का भी दौरा किया है। यानी इसके पहले वाराणसी का दौरा किसके द्वारा किया गया था? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यात्रा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में द्वितीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रतिभाग किया है और यह शिखर सम्मेलन 2 अप्रैल 2022 को एक आभासी समारोह में भारत ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर इसमें हस्ताक्षर किए गए, यानी इक्टा पर। एक प्रकार से ये इक्टा एक प्रकार से व्यापारिक समझौता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है व्यापारिक क्षेत्र में, याद रखिएगा। उसके अलावा इक्टा जो है एक पिछले 1 दशक से अधिक की अवधि में किसी विकसित देश के साथ में भारत का ये पहला व्यापारिक समझौता, यानी इक्टा जो समझौता है ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है भारत का किसी विकसित देश के साथ ये पहला समझौता है, याद रखिएगा। उसके अलावा 11 सितंबर 2021 को प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 कौन सा 2+2 मंत्री स्तरीय ये वार्ता संपन्न हुई है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में संपन्न की गई है 2+2। इसमें शामिल कौन कौन था? तो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, यानी भारत की तरफ से राजनाथ सिंह जी और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर प्रसाद जी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट हमारा है भारत और जापान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। 19 से 20 मार्च के बीच में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा, ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। अभी आपने देखा कि जितने भी लगभग आपके देश हैं ये सारे भारत की यात्रा पर रहे हैं और ये उस दौरान ये सारी यात्राएं हो रही थी जब रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो काफ़ी चरम पर था उस समय। ठीक है, और यहाँ पर ये यात्राएं हुई थी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। उनकी ये जो यात्रा है 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था इसी समय, और यह शिखर सम्मेलन भारत एवं जापान के मध्य में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी। 70वीं वर्षगांठ थी और 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन भी था। ये पॉइंट दोनों याद रखिएगा। और इस दौरान जापान ने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन वहाँ की जो मुद्रा है यानी लगभग 42 बिलियन डॉलर का जो एक प्रकार से निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया है भारत में। जापान के द्वारा भारत में अगले 5 वर्षों में 42 बिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा और दोनों देशों के द्वारा भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी की घोषणा की गई है, यानी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की भी घोषणा की गई है दोनों देशों के बीच में। अगला हमारा है भारत और डेनमार्क। ये डेनमार्क और भारत के उस समय की बात है जब डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री थी वो भारत की यात्रा पर आई थी। इसके पहले हमने डिस्कस किया जब भारत के प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा पर गए थे, लेकिन ये भारत के जो आप डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर आई थी, उस समय की बात है। भारत और डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी यानी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंग के रूप में नई दिल्ली में अपतटीय पवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। उसके अलावा भारत मालदीव की बात की जाए तो 25 मई 2021 को भारत के द्वारा अड्डू शहर में, यानी अड्डू शहर है कहाँ पर? तो मालदीव में है, याद रखिएगा। इसी अड्डू शहर में एक नए भारत के वाणिज्य दूतावास की स्थापना की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि अभी हाल ही में भारत के द्वारा कौन से देश में एक वाणिज्य दूतावास की स्थापना की गई है? तो आंसर हो जाएगा मालदीव में स्थापना किया गया है भारत के द्वारा, वो भी कहाँ पर? अड्डू शहर में।
अंतर्राष्ट्रीय प्रकरणों की बात करें, यहां पर आपके जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जिन जिन देशों से, उन सारे टॉपिक को हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट करने का प्रयास किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते थे। वैसे तो कई सारे देशों की यात्राएं भारत में हुई, या भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या प्रधानमंत्री हैं दूसरे देशों में उन्होंने यात्राएं की हैं, लेकिन यहाँ पर बात किया जाए तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी यात्राएं हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। अब यहाँ से शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, यानी इसमें आपके कई सारे अंतर्राष्ट्रीय जो एक प्रकार से इंसिडेंट्स हैं, घटनाक्रम हुए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। कई सारे सूचकांक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिनमें से सबसे पहला आपका है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022। हेनले पासपोर्ट सूचकांक की ये आप तीसरी, ये आपकी Q3, कौन सा Q3 अभी हाल ही में जारी किया गया है हेनले पासपोर्ट सूचकांक, ठीक है। और ये जारी किया जाता है हेनले एवं पार्टनर्स के द्वारा, एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण है जो हेनले और पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है। इसका Q3 अभी जारी किया गया है हेनले पासपोर्ट सूचकांक Q3 2022। इस अगर सूचकांक की बात की जाए तो इसमें जापान पहले स्थान पर है, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया ये संयुक्त रूप से दोनों दूसरे स्थान पर हैं। जापान के जो रैंकिंग है, स्कोर है 193, सबसे ज़्यादा देशों की यात्राएं कर सकते हैं। जापान में अगर आप जापान का आपके पास नागरिकता है, वीजा है, तो आप सर्वाधिक देशों की यात्राएं कर सकते हैं, नंबर 1 पर है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर 2-3 बातें आपके इंडेक्स में आपको याद रखना होता है। सबसे पहला कि शीर्ष पर कौन है, दूसरे नंबर पर भारत की रैंकिंग क्या है, तीसरे नंबर पर अंतिम स्थान पर कौन है, चौथा जारी किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ब्रिक्स देशों की इसमें स्थिति क्या है, तो ब्राजील जो है इसकी रैंकिंग है 19, रशिया की रैंकिंग कितनी है तो 50 है, भारत की रैंकिंग 87 है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की रैंकिंग कितनी है तो 87 है भारत की रैंकिंग। स्कोर कितना है 60 है, 60 के स्कोर के साथ भारत है 87वें रैंक पर। दक्षिण अफ्रीका जो है आपका 55 रैंकिंग के साथ, 55 आपका रैंकिंग पर है 105 स्कोर के साथ में, और चाइना की रैंकिंग है 69। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा आपके ब्रिक्स देशों से संबंधित। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022। कौन सा, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022। ये जो आपकी रिपोर्ट है विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है, और ये आपकी जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है ये इसका 16वां संस्करण है, याद रखिएगा। कौन सा, ये इसका 16वां संस्करण है और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया तो 146 देशों का इसमें एक प्रकार से रिपोर्ट पेश किया गया है, जिसमें जो आपका कोमोरोस है इसको पहली बार इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें 2022 में वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर 68.1 है, 68.1% है, और वर्तमान स्थिति के अनुरूप विश्व भर में व्याप्त लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में लगभग 132 वर्ष लग जाएंगे। पूरी दुनिया में लैंगिक जो एक प्रकार से गैप है उसको समाप्त करने में 132 वर्ष लग जाएंगे, ये इस रिपोर्ट के अनुमान में बताया गया है। और अभी तक ऐसा दुनिया में कोई भी देश नहीं है जो पूरी तरह से लैंगिक समानता को प्राप्त कर सका हो। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो पूरी तरह से लैंगिक समानता को प्राप्त कर सका हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आइसलैंड ने 90% से अधिक, लगभग 90.8% तक लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सहायता प्राप्त की है, सफलता प्राप्त की है। यानी अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो लैंगिक समानता रिपोर्ट में सबसे शीर्ष पर अगर बात करें तो देश कौन सा होगा तो वो होगा आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड को लगातार 13वीं बार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित किया गया है। और वैश्विक आपके लैंगिक अंतराल अगर सूचकांक की बात किया जाए तो आइसलैंड पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे पर है और नॉर्वे तीसरे पर है। ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा यहाँ पर 10 तक आपकी रैंकिंग दी गई है, लेकिन इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। 3 आपको याद होना चाहिए, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब देश कौन सा है तो अफगानिस्तान, उसके अलावा पाकिस्तान और कॉन्गो गणराज्य आपका जो है, ये तीनों जो है सबसे अंतिम स्थान पर है। तीनों आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे क्योंकि हमेशा यहाँ पर एक प्रकार से हिंसा की स्थिति रहती है, आतंकवाद हावी रहता है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में।
और भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने अब तक अपने 62.9% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है, जबकि भारत वर्ष 2021 की तुलना में 5 स्थानों के सुधार के साथ 2022 में 135वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी इसका मतलब है भारत 2021 में 5 स्थान सुधार किया है, तो ये आपका 140वें स्थान पर रहा होगा। ठीक है, लैंगिक समानता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 2021 में 140 थी, जो अब 135 हो चुकी है। नेक्स्ट अगला हमारा पॉइंट है, भारत को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को के द्वारा घोषित किया जाता है, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में इसमें अंतर सरकारी संगठन में एक प्रकार से भारत को समिति में चयनित किया गया है। 5 से 7 जुलाई 2022 के बीच में पेरिस में स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय के पक्षकारों की महासभा का एक 9वां सत्र आयोजित हुआ है, जिसमें इस बैठक के दौरान भारत को लगभग 2022 से 26 तक के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है। और ये भारत का इस आपके समिति में तीसरा कार्यकाल है, क्योंकि इसके पहले भारत को 2006 में और 2010 में इस समिति में चुना जा चुका है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, 2006 और 2010 में भारत को इसमें चुना जा चुका है। और इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक प्रकार से जो अंतर सरकारी समिति का गठन किया जाता है, इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं, तो 24। कितने? कुल 24 सदस्य होते हैं। भारत तीसरी बार चुना गया है 2006 और 2010 के बाद से। फिर से 2022 में कितने वर्षों के लिए, तो 2022 से लेकर के 2026 तक के लिए। पक्षकारों की महासभा यानी जनरल असेंबली के सामान्य सत्र के दौरान प्रत्येक 2 वर्ष पर नए सदस्यों का चुनाव होता है और इस समिति के सदस्य 4 वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। भारत की अगर अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की बात की जाए तो अभी तो आपको याद होगा कि भारत में जो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है उसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में शामिल किया गया था। लेकिन और कौन कौन से स्थल हैं जो भारत में इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हैं, तो आइए उन पर एक बार नजर डालते हैं। पहला है भारत में होने वाला रामलीला। ये रामायण की एक प्रस्तुति करती है, 2008 में इसको शामिल किया गया था। वैदिक मंत्रोच्चार को, कुटियतम संस्कृत नाट्य कला को 2008 में ये सारे आपके शामिल किए गए थे। उसके अलावा 2009 में एक रम्मन, ये गढ़वाल हिमालय का एक धार्मिक उत्सव है, उसको शामिल किया गया है। और मुड्डियेट्टू, ये केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य नाटक है आपका मुड्डियेट्टू, 2010 में शामिल किया गया है। कलबेलिया जो राजस्थान का एक लोकगीत है, 2010 में इसको भी शामिल किया गया है। छऊ नृत्य, छऊ नृत्य कहाँ पर होता है, तो ये आप देखेंगे आपको झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में छऊ नृत्य मिलता है और इसे भी आपका 2010 में शामिल किया गया था। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, ट्रांस हिमालय लद्दाख क्षेत्र में आपका ये बौद्ध मंत्रोच्चार जो होता है, बौद्ध धर्म का जो पाठ किया जाता है बौद्ध ग्रंथों का, इसे 2012 में शामिल किया गया था। संकीर्तन जो मणिपुर का एक अनुष्ठानिक गायन है, इसे 2013 में शामिल किया गया है। पंजाब का जड्डियाल गुरु के द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे के बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला को 2014 में, योग 2016 में, नवरोज यानी 9 वर्ष के उत्सव का जो आयोजन होता है 2016 से, इसको शामिल किया गया है। 2017 में कुंभ को शामिल किया गया है, जब उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था प्रयाग में। उसके अलावा कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों अभी आपके रिसेंटली हैं जिनको याद रखिएगा। 2017 में कुंभ मेला, 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा। ठीक है, 14 टोटल भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं, याद रखिएगा कितने, 14। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी लेड सिटीज इंडेक्स। कौन सा है? एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी लेड सिटीज इंडेक्स। इस इंडेक्स की अगर बात किया जाए तो यह जो आपका इंडेक्स है नाइट फ्रैंक ने इसको जारी किया है, याद रखिएगा किसके द्वारा, नाइट फ्रैंक के द्वारा। और यह जो आपका है नाइट फ्रैंक जो है दुनिया की अग्रणी स्वतंत्र रियल एस्टेट कंसल्टेंसी है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1896 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। इस सूचकांक के अनुसार 4 भारतीय शहर जो हैं
एशिया प्रशांत क्षेत्र के 20 समावेशी शहरों में शामिल होते हैं। एशिया के यानी भारत के कितने शहर इसमें शामिल हैं? तो 4 शहर इसमें शामिल हैं, जिसमें बेंगलुरु 14वें स्थान पर है। उसके अलावा बेंगलुरु जो आपका है ये गोल्ड स्टैंडर्ड हासिल करने वाला भारत का एकमात्र शहर है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली है, हैदराबाद है और मुंबई जो 17वें स्थान पर है, क्रमशः 18वें और 20वें स्थान पर शामिल है। भारत के कितने शहर शामिल हैं एशिया प्रशांत क्षेत्रों में इस रैंकिंग में? तो 4 शहर शामिल हैं। इस सूचकांक में आपका जो सिंगापुर है यह शीर्ष स्थान पर है, जिसके पश्चात सिडनी है, उसके बाद वेलिंगटन है, पर्थ है और मेलबर्न ये क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर शामिल हैं। शीर्ष आपका सबसे पहले स्थान पर कौन सा है? तो वो सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2022। कौन सा? प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। ये आपकी जो रैंकिंग है ये इसके 34वें संस्करण को अभी हाल ही में जारी किया गया है IMD की। इसे स्विट्जरलैंड में एक स्थित संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD के द्वारा जारी किया जाता है। इस रैंकिंग की अगर बात करें तो इसमें कितनी 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है इस पूरी रैंकिंग में, जिसमें विश्वसनीयता की कमी के कारण एक प्रकार से रूस और यूक्रेन, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर युद्ध का माहौल था और इसी वजह से रूस और यूक्रेन दोनों को इस सूचकांक से बाहर रखा गया है। जबकि बहरीन जो है इसको पहली बार इस आपकी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया गया इस रैंकिंग में IMD के द्वारा। इस पूरे 34 वर्षों के इतिहास में पहली बार डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। डेनमार्क पहली बार इस रैंकिंग में शीर्ष पर है, जबकि फिनलैंड वर्ष 2009 के बाद से पहली बार शीर्ष 10 में 8वें स्थान पर शामिल हुआ है। इसमें क्रोएशिया ने पिछले वर्ष के 49वें स्थान से इस वर्ष 46वां स्थान प्राप्त करके सर्वाधिक सुधार करने वाला देश बना है। कौन सा? क्रोएशिया। सबसे ज़्यादा सुधार करने वाला देश कौन सा है? तो क्रोएशिया बना है। जबकि इसी के विपरीत उल्टा यानी न्यूजीलैंड ऐसा देश है जो पहले 20वें स्थान पर था, लेकिन अब वो 31वें पर पहुंच गया है। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा कौन से देश की रैंकिंग में गिरावट हुई है? तो वो है न्यूजीलैंड में। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किस में हुई है? तो क्रोएशिया की सुधार हुआ है क्रोएशिया की रैंकिंग में। इसमें अगर रैंकिंग की बात करें तो डेनमार्क पहले स्थान पर है, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर है, सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। डेनमार्क पहले स्थान पर है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब डेनमार्क इसमें पहले रैंकिंग पर आया है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर सबसे अंतिम देशों की बात की जाए तो वेनेजुएला अंतिम पर है, 62वें पर अर्जेंटीना है, 61वें पर मंगोलिया है। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे अंतिम देश कौन से हैं, अंतिम अर्थव्यवस्था कौन है इस रैंकिंग में जो आपकी जारी की गई है। उसके अलावा भारत ने 6 स्थानों का सुधार करते हुए 66.01 स्कोर के साथ में 43वां स्थान, यहाँ पर आपका 37वां स्थान प्राप्त किया है। जबकि भारत का 2021 में जो रैंकिंग थी वो कितनी थी? 43वीं थी। ठीक है, 43वें स्थान पर भारत था। 6 स्थानों का सुधार किया है भारत ने और भारत की रैंकिंग 2022 में कितनी हो गई है? तो 37। अगला हमारा है वैश्विक शांति सूचकांक 2022। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 ये जो सूचकांक है आपका, ये इसका 16वां संस्करण है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका इंडेक्स है। वैश्विक शांति सूचकांक कितने देश शामिल हैं? तो 163 देश शामिल हैं इसके अंतर्गत, यानी जो पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 99.7% जनसंख्या को एक प्रकार से कलेक्ट करता है। और साथ ही साथ इस आपके सूचकांक के अनुसार 10 सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों में से 7 कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था कि सबसे शांतिपूर्ण महाद्वीप कौन सा है जहाँ पर सर्वाधिक शांति है, तो वो आपका कौन सा होगा? यूरोप होगा। इसी प्रकार यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो सबसे अशांत जो आपका क्षेत्र है कौन सा है? तो ये आपका मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र में शांति के स्तर में तो सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी वो सबसे अशांत क्षेत्र बना हुआ है पूरे विश्व में। सर्वाधिक सुधार किसने किया है? तो सर्वाधिक सुधार लीबिया के द्वारा, मिस्र के द्वारा, सऊदी अरब और अल्जीरिया तथा फिलीपींस के द्वारा किया गया है। जबकि सबसे ज़्यादा गिरावट किस में आई है? तो वो देश है यूक्रेन में, गिनी में, बुर्किना फासो में तथा रशिया और हैती में। ये सारे ऐसे देश हैं जहां पर शांति में कमी आई है इन देशों में। और आइसलैंड जो है विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा।
आइसलैंड जो है दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है, जबकि लगातार 5वीं बार जो अफगानिस्तान है विश्व के सबसे अशांत देशों का रैंकिंग जो प्राप्त हुई है। विश्व का सबसे अशांत देश कौन सा बना है? तो अफगानिस्तान। सबसे शांत है आइसलैंड, सबसे अशांत है अफगानिस्तान इस रैंकिंग में। ठीक है, इसमें आपकी आइसलैंड पहले पर है, न्यूजीलैंड दूसरे पर है, आयरलैंड तीसरे स्थान पर है इस आपके रैंकिंग जो जारी की गई है, जबकि भारत को इसमें 135वां स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में। वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो 19वीं रैंकिंग के साथ जो भूटान है ये दक्षिण एशिया में सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। यानी अगर बात किया जाए पूरे दक्षिण एशिया में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है तो उसका नाम है भूटान। रैंकिंग कितनी है? तो 19 है, और भारत की रैंकिंग 135 है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला हमारा है सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। अभी हाल ही में सुरक्षा परिषद में नए अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति की गई है, नए सदस्यों का चयन किया गया है, चुनाव किया गया है। कितने? तो 5 नए सदस्य चुने गए हैं। कौन कौन? तो जापान है, स्विट्जरलैंड है, माल्टा है, मोजाम्बिक है और इक्वाडोर है। ये 5 नए देश चुने गए हैं, याद रखिएगा अभी हाल ही में। उसके अलावा इन सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना होगा? तो 2 वर्षों की अवधि के लिए इन सदस्यों को चुना गया है, यानी 2023 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 तक ये इस आपके सिक्योरिटी आपके जो एक प्रकार से आपकी परिषद है इसके सदस्य बने रहेंगे। यह पहला अवसर है जब मोजाम्बिक को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य हेतु चुना गया है, जबकि स्विट्जरलैंड को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पहली बार चुनाव किया गया है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए मोजाम्बिक को पहली बार चुना गया है, साथ ही साथ उसके अलावा स्विट्जरलैंड जो है इसको अस्थायी सदस्य के रूप में पहली बार इसका चुनाव किया गया है स्विट्जरलैंड का। नेक्स्ट हमारा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के एक प्रकार से इससे इस आपकी रैंकिंग के माध्यम से पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी जो है उनको एक रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। ठीक है, तो ये आपकी जारी की गई है 8 जून को, और ये इसका जो आपकी रैंकिंग जारी की गई है इसका संस्करण ये जो आपका है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें विश्व भर के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। दुनिया भर के जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इसमें शामिल किए गए हैं इस आपके संस्करण में, जिसमें क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो 202 विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के इसमें शामिल हुए हैं, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ के शामिल हुए हैं? तो अमेरिका के 202 विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए हैं। एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर समग्र रूप से 11वीं रैंकिंग पर है, यानी 11वीं रैंक के साथ शीर्ष संस्थान है। कहाँ पर? एशिया में। एशिया में सर्वश्रेष्ठ यानी शीर्ष संस्थान कौन है? तो सिंगापुर। उसके अलावा अगर इसकी रैंकिंग की बात की जाए तो सबसे पहली रैंकिंग कौन सी है? तो मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम, और 5वें पर है हार्वर्ड। ये पांचों आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये आपका जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसमें भारत के कुल कितने संस्थान शामिल हैं? तो भारत के टोटल 41 संस्थान इस आपके रैंकिंग में शामिल किए गए हैं। इन रैंकिंग में अगर भारतीय संस्थानों की बात की जाए तो सबसे पहले 155वीं रैंक पर है कौन सा? IISc बेंगलुरु। यही आपका IIS से बेंगलुरु है, जहाँ पर परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर को यहाँ पर स्थापित किया गया है। उसके अलावा 172वें स्थान पर है IIT बॉम्बे, 174वें स्थान पर है IIT दिल्ली। ठीक है, ये तीनों रैंकिंग याद रखिएगा, भारत के जो शीर्ष संस्थान हैं आपके इस रैंकिंग में शामिल होने वाले। IIT मद्रास जो आपका है ये 250वें स्थान पर है, जहां पर अभी हाल ही में एक प्रकार से एक कदम नाम के आर्टिफिशियल पैर की स्थापना की गई है। ठीक है, कदम नाम से IIT मद्रास में 264 रैंकिंग पर IIT कानपुर है 270, यानी ये आपका उत्तर प्रदेश का रैंकिंग है 264 IIT कानपुर का। IIT खड़गपुर जो आपका है, IIT खड़गपुर की रैंकिंग 270 है, जहां पर अभी हाल ही में परम शक्ति नाम का एक सुपर कंप्यूटर यहां पर स्थापित किया गया है। 269 पर है IIT रुड़की, जहां पर अभी हाल ही में परम गंगा नाम से सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया, यहाँ पर स्थापित किया गया है। उसके बाद 384 पर IIT गुवाहाटी,
396 पर आईआईटी इंदौर, और दिल्ली विश्वविद्यालय जो है एक प्रकार से 521 से 530 के मध्य में आता है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सारे पॉइंट। 41 विश्वविद्यालय भारत के इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है सतत विकास रिपोर्ट 2022। सतत विकास रिपोर्ट, ये जो आपकी रिपोर्ट है सतत विकास रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, और ये आपका रिपोर्ट जो है ये इसका कौन सा संस्करण है, तो 7वां इसका संस्करण है सतत विकास रिपोर्ट का। इसमें शीर्ष 5 देश कौन से हैं, तो फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन, ये 3 याद रखिएगा। शीर्ष पर कौन कौन से देश हैं, तो फिनलैंड है टॉप पर, उसके बाद है यहाँ पर डेनमार्क और स्वीडन दूसरे और तीसरे स्थान पर है। जबकि सबसे अंतिम देश कौन सा है, तो सूडान, सोमालिया और चाड, यहाँ पर सबसे लास्ट में है 159 पर सूडान है, सोमालिया 160 पर है, जबकि 161 पर जो है यहाँ पर कौन है, तो चाड है। जबकि मध्य अफ्रीकी गणराज्य 162, दक्षिणी सूडान जो है 163वें स्थान पर इसमें है। उसके अंतर्गत इसमें कितने देशों को रैंकिंग दी गई है, तो 163, यानी सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा है, तो दक्षिणी सूडान जो है सबसे अंतिम स्थान पर है। 121वां स्थान यहाँ पर भारत को मिला है, याद रखिएगा। टोटल 163 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 121 है भारत की रैंकिंग। ओवरऑल स्कोर जो है वो 60.32 भारत का है। उसके अलावा समग्र रूप से पूर्व और दक्षिण एशिया का वह क्षेत्र है जिसने वर्ष 2015 में अपने SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाने के बाद सबसे अधिक प्रगति की है। यानी पूर्व और दक्षिण एशिया जो है सब सर्वाधिक प्रगति करने वाला देश है SDG को अपनाने के बाद। उसके अलावा जो बांग्लादेश और कंबोडिया है, 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने वर्ष 2015 के बाद से SDG के संदर्भ में सबसे ज़्यादा प्रगति की है। कौन कौन से, तो बांग्लादेश और कंबोडिया। ये कंबोडिया के बारे में तो आप जानते होंगे, आसियान की अध्यक्षता 2022 में इसी के द्वारा की गई है। वहीं वेनेजुएला जो आपका है 2015 के बाद से सूचकांक में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज करने वाला देश है वेनेजुएला, और भारत ने SDG में 1 में 3, 7, 6, 8 और 9 में मध्यम सुधार ही दर्ज किया है। SDG को कई सारे रैंकिंग में उनके क्षेत्रों के आधार पर डिवाइड किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत SDG 13 जो आपका जलवायु कार्यवाही से संबंधित है, और SDG 12 जो आपका है संवहनीय उपभोग और उत्पादन से इसको प्राप्त कर चुका है। दोनों ही आपके SDG 13 और SDG 12 जो हैं भारत एक प्रकार से इनके लक्ष्यों को प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट हमारा है टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग्स 2022। कौन सा, टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022। ये आपकी जो रैंकिंग है ये यूनाइटेड किंगडम की एक पत्रिका है टाइम्स, इसके टाइम्स हायर एजुकेशन, ये इसी के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें अभी हाल ही में एशिया महाद्वीप के 31 क्षेत्रों व देशों के 616 शिक्षण संस्थानों या विश्वविद्यालयों को इसके अंतर्गत रैंकिंग प्रोवाइड किया गया है, इस आपके एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग के अंतर्गत। जापान का जो है सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय 118 विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत शामिल हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कितने, जापान के 118 विश्वविद्यालय। उसके अलावा चाइना के कितने हैं, तो 97 विश्वविद्यालय या संस्थान। दूसरे स्थान पर कौन है, तो चाइना है। पहले पर जापान, दूसरे पर चाइना इसमें शामिल है। जबकि भारत के टोटल 71 यहाँ पर शिक्षण संस्थान इसके अंतर्गत शामिल हैं, यानी भारत की रैंकिंग कितनी है, तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। अगर टोटल सभी देशों की बात की जाए तो इसमें टॉप पर कौन सा है, तो सिंघुआ विश्वविद्यालय चाइना का। उसके अलावा पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की, तीसरे पर है सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये 3 जो टॉप पर हैं इनको याद रखिएगा। और उसके अलावा अगर बात किया जाए हमारे देश में, तो भारत की अगर बात करें तो भारत में जो आपका IISc बेंगलुरु ये 42वें स्थान पर है। JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान एकेडमी जो मैसूर में है 65वें स्थान पर है। IIT रोपड़ पंजाब ये आपका 68वें स्थान पर शामिल है। और IIT इंदौर 87, जबकि IIT गांधीनगर गुजरात को 120वीं रैंकिंग इस आपके इंडेक्स में, इस आपके टाइम्स की सूची में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। इसमें 1 जून 2022 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। और याद रखिएगा ये आपकी एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी प्रति 2 वर्ष पर इसको जारी किया जाता है इस आपके पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान प्रवृत्ति के जारी होने पर वर्ष 2050 तक
केवल 4 देश, कौन कौन से? चाइना, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रशिया सकल विश्व के 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण होंगे, याद रखिएगा। यानी यही वो 4 देश हैं जो पूरी विश्व के पूरे 100% ग्रीन हाउस में से केवल जो आपका 50% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है इन्हीं 4 देशों के द्वारा किया जाएगा। इसमें शीर्ष 5 देश कौन से हैं इस रैंकिंग में? तो डेनमार्क पहले स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे पर है, जबकि फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। इन 3 देशों को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉप 3 आपके जो शीर्ष देश हैं, उसके अलावा अंतिम जो 3 देश हैं, अंतिम स्थान पर यहाँ पर भारत है, ये याद रखिएगा। यानी भारत सबसे गिरी हुई अवस्था में है इस आपकी रैंकिंग में, सबसे खराब अवस्था में भारत है। उसके बाद है म्यांमार और वियतनाम अंतिम रैंकिंग पर आपके हैं, अंतिम 5 देश आपके सामने हैं। उसके अलावा अगर इस रैंकिंग में बात करें तो भारत को 168वां स्थान यहाँ पर आपका उल्लेख प्राप्त हुआ है 2020 में, जबकि इस बार भारत की रैंकिंग और भी गिर गई है और 180 स्थान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 21 शहर कहाँ के हैं? तो भारत के हैं। इसी के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व के अगर 30 टॉप शहरों में से 21 भारत के हैं तो भारत की स्थिति रैंकिंग में क्या हो सकती है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, कौन सा? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक की अगर बात की जाए तो इसमें जापान शीर्ष पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है और स्पेन तीसरे स्थान पर है। और आपको तो ये भी पता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो हमने अभी पढ़ा था उसमें भी जापान आपका पहले स्थान पर था, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और इसमें भारत ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में 54वीं रैंकिंग प्राप्त किया है। और ये जो 54वीं रैंकिंग प्राप्त किया है भारत ने, ये पूरे आपके दक्षिण एशिया में एक प्रकार से भारत को शीर्ष स्थान दिलाता है। इस प्रकार से आज के हमारे सेशन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो भी आपके संबंधित आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण से संबंधित सारे घटनाक्रम थे, उनको हमने डिस्कस किया है। और इस आपके पूरे सेशन को, ताकि ये लंबा ना हो, इस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिस्कस करने का प्रयास किया है। आज आपका पहला पार्ट था अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित, जिसमें सारे महत्वपूर्ण संबंधों को, जितने भी आपके देश हैं उनके साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं उनको हमने डिस्कस किया। और अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। लेकिन याद रखिएगा, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आज का सेशन कैसा था कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद।